तो जो आज का टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनता है ऑक्साइड। ठीक है। अब ऑक्साइड है जो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं। जो नाइट्रोजन होता है +1 2 +5, ये सारे ऑक्साइड होते हैं केवल नाइट्रोजन के केस में। बाकी के केस में क्या होता है, जो अदर होगा उसके केस में केवल क्या होगा, +3 एंड +5, +3 एंड +5 ओनली। ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है उसमें एक्सक्यूज मी सर। प्लस, हाँ बताओ। सर प्लीज आप थोड़ी सी अपनी वॉइस तेज कर दीजिए सर। ओके, हाँ आ रही सही आवाज? यस सर अब ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का +1 2 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्साइड के केस में, और अदर के लिए जनरल है जो वो है +3 2 +5। अब एग्जांपल से देखते हैं। देखो हम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको कल निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं। देखो ये है N2O। N2O में नाइट्रोजन कितना होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा N2O में। ठीक है, ये -2 होता है तो ये +2 होगा। अब 2 का +2 है तो इसे x एज्यूम करेंगे, -2 = 0, तो x = 2/2 यानी 1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा। सेकेंड केस में देखो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 तो नाइट्रोजन का +2, तो नाइट्रोजन है जो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। थर्ड वाले में N2O3, जो वेरिएबल होता है उसे x मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x। और ऑक्सीजन का आपको ध्यान रखना है -2 होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 × -2 = 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा 2x - 6 = 0, x = 6/2 यानी 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। ऐसी इस केस में होगा, यहाँ पे रखो आप ऑक्सीजन -2 रखेंगे तो 6 2 जा 12, और 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी 3 हो जाएगा। तो ऐसे इस केस में होगा, सबके केस में। 4 वाले में क्या होगा, देखो N2O4। अब इसको 2x कर लो, और यहाँ कितना होगा 4 × -2 = 0, तो क्या हो जाएगा 2x - 8 = 0, तो 2x = 8, x = 8/2 यानी 4, तो ये 4 हो गया। ऐसे ये हो जाएगा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4। +5 में देखो N2O5, यहाँ पे N2O5, तो क्या होगा, इसको 2x करो, +5 × -2 = 0, तो 5 2 जा 10, तो 2x - 10 = 0, 2x = 10, x = 10/5 2 = 5, तो ये 5 हो गया। इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन होता है वो क्या है, +1 to +5 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है। लेकिन जो और होते हैं वो जनरली +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कम आता है, इसके आगे का क्वेश्चन ज्यादा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो है आपका एसिडिक कैरेक्टर, उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें से कम आता है। जो मेन क्वेश्चन इसमें आता है वो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो मैं आपको इसको हटा देता हूं, पहले पूछता हूं आपसे। पहली चीज है कि जो ऑक्सीडेशन एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये देखो ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो अगर मैंने आपको कहा N2O3
P2O3 और AS2O3, SB एंटीमनी O3 और बिस्मिथ O3। अगर मैंने कहा आपको कि सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होगा, तो आप किस पे टिक करोगे? देखो 5 ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 5। अगर मैंने कहा बताओ हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, तो आप किस पे टिक लगाओगे? ओके हेमंत, इसके अलावा और श्रुति। नेक्स्ट वन ट्राई करके बताओ, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप किसको बताओगे? अंबिका, यामिनी, सुमित। ओके, तो इसमें से आ, यामिनी, सुमित, श्रुति और हेमंत राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट वन। अब ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, ठीक है, और ये पूछता है रिपीटेडली। अब इसमें क्या ध्यान रखना, ये 16 ग्रुप में भी आएगा, 14 ग्रुप में भी आएगा, 13 में भी था ये, और 17 में भी होगा, और 15 में भी होगा। ठीक है, तो एक लॉजिक है, जैसे मैंने आपको कहा, जितने मैंने अभी तक आपको टर्म बताए, अब मैं 16 में बताऊंगा तो भी यही चीज स्टार्ट होगी, 17 में बताऊंगा तो भी यही चीज होगा। ठीक है, तो जिस भी ग्रुप में बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉजिक सेम होगा। तो आपको अब ध्यान रखना है, इसको याद कर लो आप, जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हो, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई तो। ठीक है, अब ऑक्सीजन सेम है तो उससे मत देखो, जो कॉमन होता है उसे कभी मत देखना। ठीक है, किसको देखना है? जो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज डिफरेंट है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। ठीक है, फिर फॉस्फोरस, ऐसे टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। अब हर एक केस में ध्यान रखना, आपके पास से 16 में भी आएगा, 17 में भी आएगा, फिर वहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट को याद रखो, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? ऑक्साइड के केस में ध्यान रखना, अगर कोई भी ऑक्साइड होगा तो जो ऑक्साइड के हट के जो एलिमेंट होगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब अब मैंने आपको सेम एलिमेंट दे दिए, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपको, सेम टाइप के एलिमेंट दे देता है वो, जैसे मैंने कहा अभी N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। अब वो फिर पूछेगा आपसे कि बताओ, अब उसने सब सेम दे दिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब बोलेगा बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अब आप किस पे टिक करोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो आप क्या चीज ध्यान रखोगे अगर दोनों चीज सेम हुई तो एक बार गैस करके बता दो आपको क्या लग रहा है इसमें, 1 2 3 4 या 5? ओके, श्रुति, हेमंत, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, अभी आप आंसर फ्रीली दे सकते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ रीजन, वो आपको याद होना चाहिए बस, ताकि आने वाले कोई भी क्वेश्चन में आप उसे सॉल्व कर सको। ठीक है, बेसिक चीजें सर आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि इसमें से बताओ, जो ये क्वेश्चन इस ये जो दिया है N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट किसकी है? हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? सुमित। अब देखो इसमें तो क्या है कि N और O है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होती है क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही सब बन रहा है। ओके यामिनी, और इसके अलावा लास्ट 30 सेकेंड है आपके पास, फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको। इनमें से किसका मैक्सिमम हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, या इसका ऑर्डर क्या होगा? ओके हेमंत, अब देखो मैं आंसर बता रहा हूं आपको, इसका आंसर है फिफ्थ वन। श्रुति ने और यामिनी ने सही आंसर दिया था इसका।
इसका आंसर है फिफ्थ वन, सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब देखो, अगर दोनों सेम होंगे, ध्यान रखना, दोनों एलिमेंट सेम होंगे, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, पहला, अगर अलग अलग हो गया ऑक्साइड के टर्म्स में तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। अगर दोनों सेम हो गया तो अब आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये याद कर लो। अब ये सारे ग्रुप में आएगा आपके पास, 13 से लेके 17 तक हर एक ग्रुप में ये क्वेश्चन है। और ये चीज आपने याद कर ली तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा आपको जो पहले का पोर्शन है वो लगभग सबका सेम है। ठीक है, सारे जो हेडिंग्स हैं उसके लॉजिक भी सेम है लगभग। तो अगर आपने वो लॉजिक याद कर लिए तो वो आपको हेल्प करेंगे आगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, नाइट्रोजन की निकालेंगे हम। ठीक है, ऑक्सीजन की नहीं निकालेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन का +5 अभी हमने किया था, ये +4, ये +3, ये +2 और ये +1। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर दोनों में से एक डिफरेंट हुआ ऑक्साइड के साथ तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों क्लियर हुए, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये 16 17 में भी आएंगे, उसमें भी मैं यही क्वेश्चन सर ये पूछूंगा फिर। ऑक्सीडेशन है, नंबर 1 बढ़ने से एसिडिक क्यों बढ़ता है स्टेट? देखो एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ को हम अलग अलग तरीके से करते हैं डिफाइन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और +1 का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ से हम इसका लॉजिक समझेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर वैसे अलग अलग तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है H+ को कौन जल्दी गेन करता है। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ सॉरी लूज करता है कौन जल्दी, H+ को कौन जल्दी लूज करेगा वो ज्यादा एसिडिक है। ऑक्सीजन को कौन जल्दी गेन कर लेगा वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ में आ जाता है। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, जितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतनी जल्दी ये किसी भी चीज को गेन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या डेफिशिएंट हो चुका है। अब इसके पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो खींचने की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी इसकी। ठीक है, और इसकी सबसे कम होगी +1 की। तो इसीलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो फिफ्थ वन का सबसे ज्यादा होता है और 1 का यानी N2O का सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसको ये लॉजिक को ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा अभी कि जो चीजें होती है अब यहाँ पे उसके 3 3 4 4 लॉजिक मिलेंगे आपको। किसी बुक में कुछ और लिखा होगा, किसी में कुछ और लिखा होगा, लेकिन सारे आंसर सही होते हैं, क्योंकि हम एक पॉइंट को 3 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, इसीलिए। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आप क्या चीज याद रखोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा, पहला आपको क्या ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन जैसे HCl, HBr, HI, तो इसमें कौन H+ जल्दी निकालेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में होगा तो कौन जल्दी, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा यानी वो जल्दी गेन कर लेगा। ठीक है, जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में आपके पास क्वेश्चन आता है। तो ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर आएगा तो क्या ध्यान रखना आपने, अगर डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। और अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट हो गए दोनों के दोनों, तो फिर हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो जल्दी खींच देगा ऑक्सीजन को। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना क्या होगा, अच्छी बॉन्डिंग बना देगा, उसके साथ फास्ट अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो लॉजिक है, समझ में आ गया आपको।
बताओ, एनी डाउट? इसने यही नो लिखा सर, हुआ है, देखो डाउट नहीं है। No, sir. ये देखो। ओके, ये वाला यही लिखा है इसने, देखो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है इधर की साइड को, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें लॉजिक नहीं लिखा होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा, जब आप बुक देखोगे तो उसमें केवल स्टेटमेंट लिखा होता है बस, कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ये है बस, एसिडिक स्ट्रेंथ ये है, बेसिक स्ट्रेंथ ये है, लेकिन क्यों है इसका लॉजिक आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको नोट डाउन करो या बार बार इसे रिपीट करके देख लो आप, तो लॉजिक भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक, विच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो ये एसिडिक हो गया, ये एम्फोटेरिक हो गया, और ये बेसिक हो गया लास्ट वाला, BI। तो इस तरीके से ये है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। अब है हेलाइड का क्वेश्चन। अब हेलाइड में क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो हेलाइड, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। तो जब भी आप हेलोजन से रिएक्शन करोगे तो हेलाइड बनता है। तो मैंने अभी आपको कहा कि जनरली ये +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसीलिए ये 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है। पहला EX3, ई का मतलब हुआ ये फैमिली, कौन सी, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, SB, एंटीमनी और बिस्मिथ, इसको शॉर्ट में ई लिख देते हैं। और एक्स का मतलब आता है हेलोजन, तो हेलोजन एक्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा EX3। ये देखो EX3, ई को यहाँ लिखो, एक्स को यहाँ रखो, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी 1 होती है, इसे क्रॉस मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा EX3, यानी यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है। तो ये 2 तरीके के बनाता है। दूसरा +5 में क्या होगा, देखो ई है +5 और एक्स है 1, क्योंकि हेलोजन 1 होता है, तो इसका कंपाउंड बनेगा EX5। तो ये 2 तरीके के कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो पहला इसने दिखाया है EX3 के टर्म्स में, ये सब 3 में आएंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये +5 का है। +5 में मैंने आपको कहा था कि नाइट्रोजन कभी भी +5 वैलेंसी शो नहीं करता है, तो नाइट्रोजन का कभी नहीं होगा NCl5 या NI5 या NBr5, ये होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इसका लॉजिक क्या है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, ये याद रखना आपने। ठीक है, 4 होती, इसलिए नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड इसने शो नहीं किया। इसके अलावा ये 5 वाले कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बड़े साइज वाले हो गए हैं, तो ये जनरली ये भी बड़े बड़े साइज वाले शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये फ्लोरीन के साथ ही क्यों करता है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, बाकी वाले नहीं कर पाते। तो ये बड़े साइज की वजह से ऐसा होता है, ये छोटा साइज है तो आराम से कंबाइंड हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन पहला ये आएगा आपके पास कि जितने भी ट्राई हैलाइड होते हैं, पहला तो एंगल है, मैंने आपको एंगल का बता दिया था कि जो एंगल होता है वो एंगल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राई हैलाइड। अब इस केस में क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे क्या था, अलग आंसर था, यहाँ पे अलग आंसर हो गया। पी के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंट हो गया, और एन के केस में अलग होगा, क्योंकि वहां पे क्या था, नाइट्रोजन का साइज छोटा था, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे थे, रिपल्सन कर रहे थे, इसीलिए नाइट्रोजन का ज्यादा था। अब वो कहता है NF3, NCl3, NBr3 और NI3, तो सॉरी PI3, तो इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, तो बॉन्ड PI3 का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जनरली क्या है, देखो बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राई हैलाइड डिक्रीजेस
एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये सर ये इसका बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन पूछता है? हाँ, पूछ लेते हैं कई बार, एक आध बार पूछा हुआ ये। तो बॉन्ड एंगल में ध्यान रखना आपने कि पहले वाले में NH3 PS3 वाला था जो, उसमें NH3 का सबसे ज्यादा होता है, और अगर हम हेलोजन के केस में देखते हैं फॉस्फोरस के साथ तो Pi3 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे P तो कॉमन है, तो जो F है, Cl है, Br है, I है, तो कहता है जो बॉन्ड एंगल होगा ट्राई हैलाइड का, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है वो ये आता है कि जितने भी आपके पास हेलोजन है नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड के जो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है भले ही, लेकिन वो कहता है कि इसमें से जो NF3 होता है, ध्यान रखना, यही केवल एग्जिस्ट करता है, बस यही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बाकी के स्टेबल नहीं होते। ठीक है, रीजन क्या होता है इसका कि जो NCl बॉन्ड होता है या NBr बॉन्ड होता है वो वीक होता है, या NI बॉन्ड होता है जनरली ये क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो ये वीक होगा तो इसीलिए ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। तो आपके पास आ जाएगा कि चार ऑप्शन में से कि विच वन इज मोर स्टेबल। ठीक है, और ये चार ऑप्शन दे दिया आपको, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वन। इसमें ये एग्जिस्ट करता है बस, और ये स्टेबल होता है क्योंकि इसमें N और F के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कि दोनों छोटे छोटे, तो जो छोटे होंगे उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। अब एक छोटा आदमी है और एक बहुत बड़ा आदमी है, तो इसकी बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी नहीं होती, तो ये वीक होता है और जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो सिमिलर वाले लोग होते हैं उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो इसकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी है NF3 की, तो इसीलिए NF3 ही केवल एग्जिस्ट करता है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करते। ध्यान रखना, यह स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो इसमें NF3 ही केवल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है बस। अब आता है आपके पास रिएक्टिविटी विद मेटल। मेटल के साथ क्या होगा, तो मेटल के पास आपको पता ही है कि हमने क्रॉस मल्टीपल करना है बस, जनरली इसकी वैलेंसी 3 है, और क्रॉस मल्टीपल कर दो, किसी की मेटल को ले लो आप, एक्टिव मेटल होना चाहिए, जैसे आपने ले लिया सपोज कैल्शियम, ठीक है, और हमने ले लिया नाइट्रोजन, तो इसका क्या कंपाउंड बनेगा, तो हमें पता है इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी 2 होती है, क्योंकि मेटल हर हमेशा प्लस में होगा, इसे क्रॉस मल्टीपल कर दो तो इसका कंपाउंड बन जाएगा Ca3N2, इसे कहते हैं कैल्शियम नाइट्राइट, N फॉर नाइट्राइट। ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइट। ऐसे और कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया सोडियम ले लिया और इसे N ले लो, तो क्या बन जाएगा, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, सोडियम की 1 होती है, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो ये बन जाएगा Na3N। तो ऐसे ही आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो मेटल के साथ, तो वो है रिएक्टिविटी विद मेटल। तो आपको मेटल की वैलेंसी पता होनी चाहिए, अगर ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है तो +1 और ग्रुप सेकंड का है तो +2। ठीक है, तो अब हम इसको दिखा देते हैं इसमें कौन कौन से आपको दिए हुए हैं बुक में। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जनरली वैलेंसी का, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। जैसे इसने लिखा है इसमें, ये देखो कैल्शियम का, कैल्शियम और फॉस्फोरस फॉस्फाइड, तो कैल्शियम की वैलेंसी हमें पता है 2 होती है, फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो ये बन जाएगा Ca3P2। ठीक है, ऐसे ही अगर आर्सेनिक करेंगे सोडियम के साथ, तो ये इसने शायद गलत कर दिया, ये वाला फॉर्मूला इसने गलत लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो सोडियम की वैलेंसी आपको पता है 1 होती है, और आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा Na3As। ठीक है, तो ये आप पता लगा सकते हो कि फॉर्मूला सही है या गलत है, जैसे इसको चेक कर सकते हैं। Mg की वैलेंसी
+2 होती है, बिस्मिथ की 3 होती है। जितने भी मेटल है इसको 3 लेना है आपने मेटल के साथ। तो ये यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जाएगा ये Mg3Bi2। तो इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, विद मेटल। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल में फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड, यानी ये 2 ही कंपाउंड बनाएगा, 3 आपस में मिक्स नहीं हो सकते। बाई मतलब 2, 2 ही आपस में कंबाइंड होंगे बस, ठीक है। तो ये आपका फिनिश होता है आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये आपको 16 में भी मिलेगा, ये आपको 17 में भी मिलेगा। इतने टॉपिक जो मैंने अभी बताया आपको अभी तक, ये सारे टॉपिक आपको 16 में मिलेंगे और यही आपको सारे टॉपिक 17 में मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आप अगर पहले जितने भी इसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो ये पोर्शन आपका इजी हो जाएगा 16 और 17 का, क्योंकि हमें उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लॉजिक लगभग सब सेम है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन टिपिकल पे। अब हम कौन कौन से कंपाउंड पढ़ते हैं, देखो इसमें हम पढ़ते हैं, आपको मैं अभी सिलेबस भी भेज दूंगा। नाइट्रोजन है, एक है अमोनिया है इसमें। अब कंपाउंड के बारे में स्टडी है, इसमें क्वेश्चन कम बनते, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपको कौन से बनेंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस बनते, जो मैंने अभी आपको बताया कि एरो करके बताओ कौन इंक्रीजिंग होगा कौन डिक्रीजिंग होगा, यही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे हुए। और ये जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो कम पूछे हुए। तो यहाँ पे फिर भी हम स्टडी करेंगे, देखो N2 की, NH3 की, HNO3 की, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फैमिली में है पहला। दूसरा इसी में हम करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में हम पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस क्या हुआ, जो मैंने कहा बहुत बर्न हो जाता है एयर में, ऐसी रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी है। फॉस्फीन है, और इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है फॉस्फोरस के। तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो आज हम केवल नाइट्रोजन का ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कल ये पूरा कंप्लीट करेंगे, और परसों में संडे को भी क्लास होगी आपकी, ठीक है, उसमें हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इसके बेस पे फिर जितने भी क्वेश्चन है वो मंडे को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको भेजूंगा क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव से लेके सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप उसे सॉल्व करके देखो। जो हमने अभी बताया एरो का वो ध्यान रखना है, फिर मैं आंसर शीट भी भेज दूंगा आपको उसकी, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। एनामिलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपने ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर होता है, और छोटा जो होता है वो सबसे क्या होता है, या तो अच्छा होगा या बहुत शैतान होता है, ठीक है। तो ये है जो ये बहुत शैतान आदमी है। अब ये क्या करता है, ये औरों के कंपैरिजन में इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि घर में छोटा जो होता है उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है, वो कुछ भी करेगा तो उसको सब माफ कर देते हैं, और जो बड़े शैतानी करेंगे तो उनकी बहुत पिटाई होती है। तो ये जो छोटा है इसको सब माफ कर देते हैं। अब देखो इसकी क्या क्या खास बात है, और इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी औरों से अलग हो जाती है। तो पहली खास बात इसकी ये है कि इसका साइज बहुत छोटा है, स्मॉल साइज है, जो छोटा होगा उसको आप मार नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इसका साइज सबसे छोटा है, एक्सेप्शनली स्मॉल है, ठीक है। इसकी वजह से ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो औरों से डिफरेंट होती है। सेकंड देखो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी अपने ग्रुप में, ठीक। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। थर्ड वन इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो ये छोटा होता है साइज में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। फोर्थ वन है अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी अभी मैंने आपको कहा था कि नाइट्रोजन होता है जो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 4, यानी 4 से ज्यादा कोवैलेंसी को शो नहीं करता।
अब इससे ज्यादा क्यों नहीं करता है, तो उसका आंसर क्या है कि एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, क्योंकि 2 में 2d होता ही नहीं है, इसीलिए ये 4 से ज्यादा कोवैलेंसी शो नहीं कर पाता। तो ये 4 लॉजिक ऐसे हैं जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन होता है ये औरों के कंपैरिजन में एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, याद रहेंगे ये कि व्हाई नाइट्रोजन शो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी, तो बिकॉज ऑफ 4 रीजन। फर्स्ट इज small size, second is high electronegativity, third one is high ionization enthalpy, and fourth one is absence of d orbital. क्लियर है ये, याद हो जाएंगे? यस सर। सर ओके, अब आगे। हाँ मंडे से ना मेरे एग्जाम्स हैं, आप टाइम थोड़ा चेंज कर दोगे? हाँ, टाइम हो जाएगा चेंज, आगे हम डिस्कस करेंगे, फिर करते हैं टाइम का। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन बनता कैसे, हमने क्या क्या स्टडी करनी है। देखो जो भी कंपाउंड हमारे पास आएंगे इसके 3 स्टेप होते हैं बस। जैसे नाइट्रोजन होगा या किसी भी कंपाउंड की हम स्टडी करेंगे तो पहला हम देखेंगे उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो बनता कैसे। दूसरा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसके यूजेस, बस। तो ये स्टेप है इसमें। लेकिन इतने सारे रिएक्शन है इसमें, 150 के आसपास टोटल रिएक्शन है। एक आध रिएक्शन कोई पूछ लेता है तो हम बता देंगे आपको कि कौन कौन से हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर भी आप एक नजर देख लेना, और रीजनिंग टाइप में ज्यादा फोकस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कॉमर्शियल प्रिपरेशन, यानी जो ज्यादा अमाउंट में प्रिपेयर होता है। ठीक, उसमें है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि हम बहुत सारी गैसेस को ले लेते हैं। ठीक है, जो एयर होता है, एयर में आपको पता है बहुत सारी गैस होती है, तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेन होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन, और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 77.2 केल्विन। ठीक है, अब आपने इसे डिस्टिलेशन कराओगे। डिस्टिलेशन का मतलब एक वेसल में रखना है, इसमें इसको लिक्विड फॉर्म में रखना है। ध्यान रखना, पहले हम गैस को क्या करते हैं, क्योंकि गैस को हम कैसे रखेंगे, तो पहले हम इसे किस में चेंज करेंगे, लिक्विड के फॉर्म में चेंज करते हैं। ध्यान रखना, तभी आपने कई बार देखा होगा लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, तो लिक्विड फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे, फिर हम उसे यहाँ रखते हैं। अब हम हीटिंग करेंगे, आपको डिस्टिलेशन पता है, हीटिंग करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग मतलब कौन इसमें से पहले निकलेगा, बताओ जरा मुझे इस आंसर से, नाइट्रोजन पहले निकलेगा या ऑक्सीजन पहले निकलेगा। अगर आपने हीटिंग करी यहाँ से और आपको मैंने बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिया, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का है वो 90 है और नाइट्रोजन का है 77.2, तो कौन पहले निकलेगा? हाँ, श्रुति और इसके अलावा हेमंत राइट आंसर है। तो इसमें से पहले कौन निकलेगा, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री से कम है। हाँ सुमित, सही आंसर है। ठीक है, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 से कम है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, और 25 से ज्यादा होगा तो सिंपल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो तीनों ने सही आंसर बताया है, श्रुति, हेमंत एंड सुमित। अब देखो, तो सबसे पहले कौन होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, हीटिंग करोगे आप तो नाइट्रोजन को आप अलग से कलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगा। तो इसमें ज्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि एयर तो बहुत सारी है, और आपको पता है एयर में मैक्सिमम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये कॉमर्शियल मेथड। अब आता है लैब मेथड। लैब मतलब हम थोड़ा सा बना रहे हैं अपने लिए, तो उसके लिए पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला ये होता है NH4NH4NO2। आप इसे हीटिंग करोगे, देखो थर्मल का मतलब हीट, कभी भी हीट आएगा तो थर्मल, यानी हमने हीट दिया। डिकम्पोजिशन का मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, तो ये किस में टूटेगा, N2 में। ठीक है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन कंबाइंड हो जाएंगे, H और O मिलके क्या बना देते हैं, H2।
तो ये 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो यहाँ से हमें नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, देखो अमोनियम नाइट्राइट कैसे बनता है, तो कहता है ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, NH4Cl और NaNO2। तो जब भी इस टाइप की रिएक्शन होगी तो डबल डिकम्पोजिशन होता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ, ये याद रखना। तो ये बनेगा NH4NO2 और NaCl। ठीक है, तो ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो टाइम खत्म हो रहा है, रिज्वाइन करना आपने सेम आईडी पे।